नमस्कार। ये दुनिया किसी की नहीं है और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को कमज़ोर पड़ता देख रहे हैं लोग, अब उनके अपने अंदर की शिकायतें, अपने अंदर की भड़ास और अपने अंदर का गुस्सा बाहर आने लगा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश ये कहे कि अमेरिका तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त होगे, लेकिन हमारे आसमान के ऊपर से जहाज मत निकाल देना ईरान पे हमला करने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं? आप कल्पना कर सकते हैं कि वो देश जो आपस में युद्ध कर रहे थे, वो भी अब एक दूसरे के साथ होते दिखाई दे रहे हैं। कैसे यूरोप में ट्रंप के खिलाफ एक माहौल बनता चला जा रहा है, कैसे दुनिया इस युद्ध में कमज़ोर पड़े ट्रंप को देखते ही अमेरिका के प्रति अतिरिक्त सजग हो गई है। जो यूरोप गुलाम होने की हद तक अमेरिका के ऊपर निर्भर था, उससे रक्षा अपनी छोड़ दी थी उसके ऊपर, उस यूरोप को लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। कारण दो हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, जिसके कारण इन्होंने काफ़ी झेला। डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक व्यवहार, इनके ऊपर टैरिफ लगाना, तरह तरह से बुरा भला कहना, जो भारत को भी कहा था। बस भारत की तरफ से थोड़ा सा वो हिम्मत नहीं दिखी हमको। और इसके बाद में जब ईरान में कमज़ोर, उसके बाद उनको लगता था भैया ये तो बहुत सुपर पावर है। जब ईरान में कमज़ोर पड़ते देखा तो अब इन देशों ने भी आंखें फेर ली हैं। हम बात करेंगे कि क्या माहौल बन रहा है, क्या चल रहा है चारों तरफ। कहीं मत जाइए। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। एक वीडियो देखिए, व्लादिमीर पुतिन का वीडियो है। पुतिन कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ उनके विचार व्यक्त कर रहे हैं। इन विचारों में खोजने की कोशिश कीजिए कि कैसे पुतिन यूरोप के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विलेन है वो ट्रंप है, अमेरिका है। Соединенные Штаты, решив свои вот эти задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд. Наша, исконно российская, мы не могли так поступить. И они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт. Добились в этом смысле своей цели. Растащили Россию и Европу. А сейчас перекладывают на Европу еще и бремя финансовой ответственности и платежей. А безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике. Там, знаете, куда пальцем не ткни, в какое-нибудь крупное средство массовой информации в Европе. Конечный бенефициар – какие-нибудь американские фонды. Через 3-4 прокладки. Все там, все за океаном. А это влияние на политическую жизнь. С молодых ногтей, со студенческой скамьи еще приобретают там спецслужбы, значит, своих сторонников. Мы это знаем. И работают с ними, тащат их, значит, на политический олимп европейских стран. पुतिन कह रहे हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर कि यूएस ने, अमेरिका ने जानबूझकर रूस और यूरोप को इस झगड़े में घसीटा। उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। उन्होंने यूरोप के और रूस के बीच दरार डाल दी। अब वे पैसे का बोझ यूरोपियन लोगों के ऊपर डाल रहे हैं और आज के यूरोपियन जो नेता हैं वो रीढ़ विहीन हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब यूरोप कहे तो यूरोपीय रखते हैं और कमज़ोर इरादों वाली पीढ़ी उनका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि मीडिया, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ये तो है। यूरोप में भी सूचनाओं का नियंत्रण अमेरिका के ऊपर है।
इकोनॉमी में भी अमेरिका का नियंत्रण है। आप अंदाज़ा लगाइए, दोस्ती करते 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 अमेरिका ने इनको सब कुछ अपने ऊपर निर्भर कर लिया, लाचार बना दिया, और उस लाचारी का फ़ायदा उठा के डोनाल्ड ट्रंप वसूली भाई बना हुआ था। खैर, अगर किसी भी बड़े मीडिया आउटलेट को ध्यान से देखें, ये पुतिन कह रहा है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा अक्सर किसी अमेरिकन फंड को ही होता है। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसियां समुद्र के पार अपने सपोर्टर्स को कम उम्र से ही स्टूडेंट बेंच से ही भर्ती करती हैं, यानी CIA वगैरह, और उन्हें तैयार करती हैं और यूरोपियन देशों की पॉलिटिकल ऊंचाई तक पहुंचाती हैं। देखिए, जो हम यहाँ पर कहते रहते हैं मोदी जी को लेकर, जो हम आशंका व्यक्त करते हैं, पुतिन कह रहा है कि बहुत कम उम्र से वो वहाँ की एजेंसियाँ लोगों को भर्ती करती हैं, भर्ती करने के बाद ट्रेंड करती हैं और सत्ता में ऊंचाई तक पहुँचाती हैं। ऐसा ही कुछ हमने आप देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रतिबद्धता अमेरिका में है और यूरोपियन देशों की पॉलिटिकल ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वो ऐसा करते हैं। कई देश अमेरिका के गुलाम इस तरह से यूरोप के बन गए हैं। ये बयान कब आया है? ये बयान तब आया है जब पूरा यूरोप खार खाए बैठा है, तड़प रहा है। यूरोप के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पूरा यूरोप नाराज है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक बयान पढ़ा होगा जॉर्जिया मेलोनी का, इटली की प्रधानमंत्री और ट्रंप की सबसे करीबी सहयोगी मानी जाती रही हैं। 11 मार्च को उन्होंने इटली की संसद में कहा कि अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये बड़ा बयान है। उन्होंने साफ किया, इटली इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। आप सोचिए, क्या है नाटो का आर्टिकल 5? जितने भी नाटो के मेंबर हैं, अगर एक का युद्ध होगा तो सब का युद्ध माना जाएगा। अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा हम साथ नहीं देंगे। दुनिया में बढ़ते एक तरफा सैन्य हस्तक्षेपों का खतरनाक ट्रेंड है ये, एक तरफा मिलिट्री इंटरफेरेंस, क्योंकि ये लोग वेनेजुएला को भी देख चुके हैं, इनके पड़ोस में ही हैं। इसको देखें तो इसके साथ साथ विक्टर ओरबान, हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध पर उन्होंने अमेरिकी कदमों को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है और यूरोप में इनकी वजह से एनर्जी महंगी होगी, मतलब पेट्रोल की, डीजल वगैरह, गैस वगैरह महंगे होंगे और नए शरणार्थी संकट शुरू होंगे। स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिको कहते हैं कि अमेरिका के एक तरफा सैन्य कदम को मैं गलत मानता हूं और कहा कि यूरोप पर ऊर्जा और सुरक्षा का इससे बोझ पड़ेगा। सब बयान पब्लिक में है, कुछ मैं नया ऐसा नहीं बता रहा हूं। फ्रांस, इमैनुअल मैक्रों, वो लंबे समय से स्ट्रेटजिकल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, इसलिए वो चीन से भी मिलाते हैं, एक बार भिड़ गए थे ट्रंप से भी, और वो चाहते हैं कि फ्रांस को अमेरिका से थोड़ा फ्री होना चाहिए, लेकिन वो बातों को खुल के नहीं कह पाते थे। लेकिन साफ कह दिया मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। कहा कि लेबनान और इजराइल को बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि लेबनान के ऊपर भी उन्होंने हमला किया था, याद कीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेबनान ऐसा देश है जहां पे करीब करीब आधी आबादी फ्रेंच बोलती है। किसी ज़माने में वो फ्रांस के उपनिवेश की तरह रहा है और फ्रांस ने जाते जाते वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक और रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता के संस्कार दिए, उसी के कारण स्पीकर अलग पार्टी का, प्रधानमंत्री अलग पार्टी का और राष्ट्रपति अलग पार्टी का होता है। और इसीलिए फ्रांस ईरान संकट में ट्रंप के सीधे सीधे नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक खड़ा हुआ है। कीर स्टारमर ब्रिटेन के साफ कह दिया कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई का पूरा समर्थन नहीं करते। ट्रंप तिलमिला गए, क्योंकि पहली बार ब्रिटेन ने कहा था और उन्होंने कहा कि अब तो हमको तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, हम तो जीतने वाले, तुमको ज़रूरत पड़ेगी तब बताना, इस टाइप की तड़प थी। तो कुल मिला के यूरोप में क्या है, खतरा ये है कि अगर पूरी तरह अफरा तफरी होगी, शरणार्थी आ जाएंगे, वो समस्या हो जाएगी। अमेरिका की एक तरफा युद्ध की नीति, घरेलू राजनीति के संकट और ऊर्जा संकट, सबसे बड़ा सामान महंगा हो जाएगा। तो पुतिन ने इसको देखते हुए इन लोगों को एक ऑफर फेंका है। अब ये समस्या समझिए कि पुतिन अगर इनको ये कहता है कि हमको तो आपस में लड़ा दिया इन्होंने, अपने फ़ायदे के लिए अपना फ़ायदा कर लिया। और याद कीजिए, जर्मनी में जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन डल रही थी, तब भी जर्मनी के हित, रूस से उसको तेल मिलने वाला, गैस मिलने वाली थी, तब भी अमेरिका ने मुंह टेढ़ा किया था, जर्मनी ने तब भी घास नहीं डाली।
तो आप सोचिए कि ये पूरा जो समय है आने वाले समय में, वो ये बताता है कि कैसे यूरोप तड़प रहा है, लेकिन यूरोप मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि उसकी निर्भरता है, उसकी गुलामी है। जैसे भारत चाहकर भी, एक ज़माने में हम होते थे इंडिपेंडेंट, अब नहीं निकल सकता। भारत ने लगातार अपनी निर्भरता बढ़ाई है, डिफेंस में निर्भरता बढ़ाई हमने, टेक्नोलॉजी में निर्भरता बढ़ाई, इंपोर्ट्स वहाँ से बढ़ा दिए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से जो चीज़ मंगाते थे, हथियार खरीदते थे रूस से, वो इजराइल से, अमेरिका से खरीदने शुरू कर दिए। तेल रूस का बंद कर ही दिया है। अमेरिका से रूस 10% हम लोग इंपोर्ट करने लगे हैं तेल, इतना महंगा होता है उनका। उसके बावजूद जो कहता है अमेरिका उसकी तरफ करने जा रहे हैं। अमेरिका ने इंपोर्ट हटा दिए उसकी चीज़ों पे, अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसकी चीज़ों पे बहुत सारे टैक्स हटा दिए। तो ये जो चीज़ें हैं वही है, और इसलिए यूरोप की कई कंपनियाँ अमेरिका के बाज़ार पर निर्भर हैं, एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर, और डॉलर जो है वैश्विक मुद्रा है। सैंक्शन से डरती हैं यूरोपीय कंपनियाँ। यानी कुल मिला के ये सब है, इसलिए वो सीधा खुल के नहीं बोल पा रहे, लेकिन एक मन में कसक है कि भाई इस अमेरिका से छुटकारा पाना है। ईरान के इस युद्ध में जैसे जैसे अमेरिका कमज़ोर पड़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन लोग को लग रहा है कि ये उचित अवसर है। अब मैं आपको वहीं पे आऊँ कि एक पूरी चीज़ अगर आप देखें तो किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से इस युद्ध में भी रूस मौजूद हुआ। रूस के तेल पे प्रतिबंध हटा लिया ट्रंप ने बहाने से, अब रूस का तेल बिकेगा। 1 महीने की बात कही है, 1 महीना है, लेकिन ये 1 महीने से ज़्यादा होने वाला पक्का। और ये भी हो सकता है कि ये चीन के मामले में, चीन ने ज़बरदस्त खरीदा ईरान से तेल, और आखिर में बेनिफिशियरी चीन है। उसने युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले ईरान से बहुत तेल खरीद के स्टॉक कर लिया, पैसे दे दिया, ईरान को बहुत सारे हथियार वो दे रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर आप देखें वही थ्योरी गोरबाचेव वाली, तो मजबूत किया किसको? रूस को। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान मजबूत हो रहा है, इस घटनाक्रम में चीन मजबूत हो रहा है, इस घटनाक्रम में यूरोप में भी बहुत सारे देश जो अमेरिका के गुलाम बने हुए थे सर उठाना सीख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सीन है, जो तस्वीर है, वो आप देखिए कि एक नई दुनिया हम देख रहे हैं, एक नया विश्व देख रहे हैं जो पुतिन के बयान से आगे आया है। सब लोग सोचने लगे हैं अमेरिका से दूरी बढ़ाओ, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाओ, प्रतिबंध कमज़ोर पड़ें, ये सब चीज़ें हैं। और इसीलिए जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके मुकाबले एक दूसरा ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक आप जानते होंगे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और नेटो। लेकिन एक दूसरा ब्लॉक भी आ रहा है, रशिया, चाइना, ईरान, ब्रिक्स के ज़रिए। लेकिन इंडिया को लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं। ब्रिक्स में होते हुए भी भारत इस ब्लॉक का नहीं है, वो उस ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का? ज़्यादातर लोगों की धारणा ये है कि अमेरिका के ब्लॉक का है। कुल मिला के सारा का सारा मामला फंसा हुआ है, और ऐसे में ट्रंप की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, अमेरिका की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। अगर ईरान ने 1 महीने इस वॉर को खींच लिया और ऊर्जा का संकट खड़ा हुआ जो होना शुरू हो गया है, पाकिस्तान में महंगाई के कारण 30% सैलरी काटने की सरकार ने इजाज़त दे दी है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की लाइनें लगी हुई हैं, और लाइनें इसलिए लगी हुई हैं श्रीलंका में क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने पेट्रोल पे राशनिंग कर दी। आपको जो है वो 15 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो जब आप ये राशनिंग करते हैं तो होर्डिंग शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ हमने गैस की, हमारे यहाँ गैस पे शुरू हो गई, उन्होंने पेट्रोल पे की, उनके यहाँ पेट्रोल पे शुरू हो गई। जो भी है, ये कष्ट जब ज़्यादा बढ़ेगा, लंबा बढ़ेगा, तो सरकारों के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल होता जाएगा। और जाहिर बात है कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि ट्रंप से दूरी बनाए और रूस का तेल खरीदे, तुमको जो करना है कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, दुनिया का एक नया विश्व का एक नया सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं ये कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद।